राजा जी। तो इसमें मैं सोनम को ही कहूँगी स्वागत गीत के लिए, बैठे ना आराम से आ जाइए। और स्वागत गीत के लिए सोनम को ही बहुत अच्छी है, बहुत अनुशासित है, थोड़ा पीछे से पता है अच्छे तरीके से। स्वागत गीत भी सोनम उपाध्याय है। निश्चित किए हैं, बहुत अच्छा लगा सर। और एकदम सामान्य भाषा में आपने बच्चों के समझ में रहते हुए आपने व्याख्यान को निश्चित किया, बहुत अच्छा लगा सर, आपका आभार। इसी कड़ी में आगे मैं प्रोफेसर इंद्रप्रकाश सिंह सर को चाहूँगी कि सर आप घबराइए में सर 2 ही लाइन बोलिए, बाद में आए इसीलिए आप पहले बोलिए सर, तो आप मंच पे आए और 2 लाइन कुछ बच्चों को आप जरूर अपने व्याख्यान से सर। धन्यवाद सीमा जी। मैं तो 2 ही लाइन बोल नहीं पाता हूँ और मैंने 2 शब्द से इसलिए कहा क्योंकि आपको उस पार की भाषा भी आती, मुझे बिल्कुल नहीं आती। मुझे पता चला उस पार की भाषा आप बोलेंगे तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और आप देखिए हिंदी की कितनी अच्छी आपने कार्य विधा को यहाँ पर प्रभावित किया, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा था जो लाइन आपने बोली, इसलिए मैंने कहा सर आप 2 लाइन बोलिएगा। तो बहुत बहुत आभार सर आपका। बच्चों इतना सीमित समय सर ने बताया, देखिए साहस, धैर्य, सुरक्षा, गंभीरता, ये सारी बात, यही सब आयाम है इसके। कहीं से एजेंडा लिख करके नहीं आए गवर्नमेंट का आपके लिए कि ये काम करिए, यही एजेंडे आपके हैं। और जो 7 दिनों तक आपको इससे पीड़ित होकर के बाहर निकलना है। कम शब्दों में आपने बहुत ही अच्छे शब्दों को बच्चों को बताया, समझाया, बहुत अच्छा लगा आपका व्याख्यान। और व्याख्यान की इसी तरह में मैं इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्राचार्य जी से निवेदन करूँगी, प्राचार्य जी आप मंच पे आए और बच्चों को अपनी बाड़ी से सिंचित करें। सर धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर की संयोजिका डॉक्टर सीमा सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे अग्रज प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह जी, प्रोफेसर इंदु प्रकाश सिंह जी, प्रिय डॉक्टर अजय कुमार सिंह दुबे जी, सामने बैठे सभी प्राध्यापक बंधु, प्राध्यापिका बहनों, प्रिय छात्र और छात्राओं, आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जितना कहा जाना था सब सुन लिया है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपको सिद्धांततः सब कुछ बता दिया। मेरे लिए बहुत कुछ शेष नहीं है, वैसे भी अध्यक्षीय भाषण बहुत संक्षेप में होता है। सीमा जी ने शायद शब्द निर्धारित नहीं किया, नहीं तो किसी के लिए 2 शब्द, किसी के लिए 1 शब्द, और अब मेरे लिए कोई शब्द नहीं बचा था इसके बाद। वास्तव में राष्ट्रीय सेवा योजना अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि जब देश आज़ाद हुआ
तो बहुत सारे मोर्चों पर हमें जंग लड़नी थी, और सबसे बड़ी जंग हमको अपने आप से ही लड़नी थी। और उस समय लड़ने के लिए न संसाधन थे, और यूँ कह लीजिए कि न कोई ट्रेनिंग थी। तो जो सबसे बेहतर विकल्प दिखाई पड़ा, वो समझ में आया कि जो हमारी मेन स्ट्रीम है शिक्षा की, उसमें अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि समाज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान, क्योंकि अलग से मैन पावर भी लगाना मुश्किल है और अलग से पैसे का भी इंतजाम करना मुश्किल है। तो 1952 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन और 58 में इन सब लोगों ने एक चीज़ ये तय किया कि अगर ये स्वयं अपने को लोग ऑफर कर दें कि मैं ये कार्य करूँगा। और कार्य क्या था? एनएसएस का जो मुख्य उद्देश्य था, या है कह लो, या जो बनाया गया, वह वास्तव में था कम्युनिटी कैंपस इंटरफेस। कैंपस माने आपका विद्यालय, और कम्युनिटी का मतलब आपका आसपास का जो गांव गिराव है, उसके बीच एक तालमेल होने की ज़रूरत है। गांव चूँकि पिछड़े थे, कम पढ़े लिखे लोग, क्या एक तरह से नहीं पढ़े लिखे लोग थे, कम जानकार लोग थे, तो उनको ये हुआ कि इन विद्यार्थियों के माध्यम से उन्हें शिक्षित किया जाए, समाज को जागरूक किया जाए, समाज की उन समस्याओं का समाधान इनसे कराया जाए जो लोकल लेवल की हैं। और नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा कि बिना ऐसा किए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ही न दिया जाए किसी को। अब सवाल केवल ये है कि जब उद्देश्य था कम्युनिटी कैंपस इंटरफेस का, उद्देश्य था आपको यानी युवाओं को इस लायक बनाने का कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लें। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि बहुत पॉपुलर सेंटेंस है स्वामी विवेकानंद का कि टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर सोल्जर। जब आप अपने से जिम्मेदारी ले लेते हैं तब आप उसे बेहतर ढंग से करते हैं। जैसे अभी ये कहा जाए कि आज झाड़ू तुमको लगाना है, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ तुम, आज तुमको झाड़ू लगाना है। अब इसके मन में ये बात तुरंत आ सकती है कि सर ने सबसे कमज़ोर मुझे ही देखा इस पूरे भीड़ में कि मैं ही झाड़ू लगाऊंगी, तो अच्छा, तो मैं तो किसी कीमत पर नहीं लगाऊंगी, चाहे हमको सर एनएसएस में रखें और चाहे न रखें, बैठो। इसके ठीक अपोजिट अगर ये प्रश्न आए कि हाल में झाड़ू लगना है भाई, और आप लोग खड़े हो, सर मैं लगा दूं, दोनों में क्या अच्छा है? आप कहें मैं लगा दूं कि मैं कहूं कि आप लगाइए? आप कहें कि मैं लगा दूं। जब आप खुद ऑफर करते हैं तो आपके बहुत सारे ईगो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, और जैसे ही कोई दूसरा कहता है वैसे ही आपका ईगो पैदा हो जाता है, अरे मैं ही क्यों भाई। जैसे घर में आपका भाई कहे सुनो चाय बना के लाओ जल्दी से, आप क्या कहेंगे? जाके बना लो, हाथ टूट गया क्या तुम्हारा? लेकिन इसके ठीक अपोजिट अगर वो आए और तुमसे कहे दीदी हम चाय बनाएं, पियोगी? तो तुम क्या कहोगे? नहीं नहीं तुम बैठो, मैं लाती हूँ बना करके। बात वही है, बात बहुत बदली नहीं है, सिर्फ तरीका बदला है। तो कहते हैं कि आप एटीट्यूड बदलिए, लाइफ बदल जाती है। पूरे लाइफ में आपकी सफलता में आपकी शिक्षा का, आपकी योग्यता का, आपकी कुशलता का, आपके व्यवहार का, इन सब का केवल रोल 5% है। 95% रोल आपके एटीट्यूड का है। तो चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। तरीका बदल दीजिए, जीवन सुधर जाएगा। और नहीं तो फिर आप हो गया।
यही ऑन हुआ क्या? वहीं कहीं से ऑफ हुआ। ठीक, कम कर आवाज, ये कम कर। तो अपनी प्रवृत्ति आप बदलिए। हाँ ठीक, तो अपनी प्रवृत्ति आप बदलिए, लाइफ अपने आप बदल जाएगी। इसका मतलब यह है, और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रवृत्ति आपको सब कुछ देती है। किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में यकीन मानिए कोई सुख नहीं है। सुख कहाँ है? आपके दिमाग में है। हैप्पीनेस रिजाइड्स इन योर माइंड। सुखी होने के लिए बहुत सारे कारण हैं। एक मंदिर में एक पैर कटा हुआ व्यक्ति खड़ा होकर के भगवान को खूब गाली दे रहा था कि पूरे दुनिया को तुमने 2 पैर दिया, मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मुझे क्यों एक ही पैर दिया। जब खूब गाली वाली आंख बंद करके दे लिया, तब उसकी नज़र गई कि नीचे उसके ठीक बैठ के एक व्यक्ति जो दोनों पैर से कटा हुआ था उसका, वो भगवान को दुआएं दिया जा रहा था कि भगवान तुमने मेरे पैर ही काटे, कम से कम हाथ तो सुरक्षित रखा। इसका मतलब है कि किसी चीज़ में कहीं कोई सुख नहीं है। आप दुखी होना चाहें तो हर बात से दुखी हैं, और सुखी रहना चाहें तो बहुत सारे कारण हैं। आप इतने लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोग कॉलेज में पढ़ने आ गए। बहुत सारे ऐसे भी तो बच्चे हैं जिनको पढ़ने का भी अवसर प्राप्त नहीं है। तो इस बात से क्यों दुखी होना यार कि आप ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ते हो। इस बात से खुश रहो ना कि सिंगराबाद में पढ़ते हो, और प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ करके लोग IAS हो गए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कूल ढूंढो तो पता चला बम्बई का अंबानी स्कूल है। पता कराओ, सारे सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, कितने IAS होते हैं। और सिंगराबाद में पढ़ने वाले कितने IAS हैं तो गिन नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि कहीं जगह चले जाओगे तो कोई करिश्मा हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर है, तुम कहीं भी रह करके कुछ भी कर सकते हो। उसका जगह का बहुत मायने नहीं है। तो NSS में जो बेसिक बात आपको करनी है, सीखनी है, वो यही है। कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है, शेयरिंग आपको डेवलप करनी है, पेशेंस आपको डेवलप करना है, मेहनत आपको करनी है, एटीट्यूड आपको बदलना है। और ये सारी बातें NSS चिल्ला चिल्ला के आपको सिखाता है। आप देखें NSS का लोगो, आप देखें तो ग्रीन कलर का, रेड कलर का, उसमें 8 तीलियाँ बनी हुई हैं। ग्रीन कलर ये आसमान है, नीला रंग क्या है, वो हरा नहीं है, डार्क ब्लू है, नीला रंग। तो नीला रंग आपका क्या है? आसमान है। इसका मतलब आपको उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला हुआ है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी आप उड़ सकते हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट। कोई आपसे पूछे कहाँ तक जाना है, तो मुझे पता ही नहीं कहाँ तक जाना है, क्योंकि स्काई हमारी लिमिट है, और स्काई तो अंतहीन है, कहीं भी जाओ। 8 तीलियाँ बनी हुई हैं, देखते हो, तो ये 24 घंटे को इंडिकेट करती हैं। 8 पहर सुना है ना, यानी 24 घंटे आपको सक्रिय रहना है। रेड कलर है उसका, ये लाइफ का है, लाइवलीनेस का है, जिंदादिली का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है। अभी सर ने पूछा था युवा कौन है? युवा वो हर व्यक्ति है जिसमें सीखने की इच्छा है, वो चाहे 90 साल का है, चाहे 15 साल का है। अगर आप 50 साल में सोचते हैं कि अरे अब तो बेकार हो गए, अब रिटायरमेंट की उम्र आ गई, छोड़ो, अब पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। और वहीं एक 95 साल का व्यक्ति फ्रेंच सीख रहा है। क्यों भाई, आप क्यों फ्रेंच सीख रहे हो, कहाँ तुमको विदेश जाना है? अरे नहीं, मान लीजिए जाने पड़ गया तब। तो वो युवा है ज़्यादा। और आपको बताएं, बहुत अच्छी परिभाषा, 2014 में मैं बीमार हुआ, गंगाराम में मैं एडमिट हुआ दिल्ली। वहाँ मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेशन सजेस्ट किया कि ऑपरेशन करा लीजिए तुरंत। मेरे पास टाइम नहीं था, 2-3 दिन का मेरे बहुत ज़रूरी काम था मेरा। मैंने मना कर दिया कि हम बाद में कराएंगे ऑपरेशन। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि सर, लोग कहते हैं कि जल्दी ऑपरेशन करा लीजिए तो ठीक रहता है, एज ज़्यादा हो जाएगी तब ऑपरेशन करने में दिक्कत।
उस डॉक्टर ने इतना बढ़िया जवाब दिया, उसने कहा कि आप ये मुझको बताएं, उनकी जो जहाँ बैठती थी कमरा उनका 7वीं 8वीं स्टोरी पर था, ऊपर गंगाराम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मेरे पास मेरा पेशेंट सीढ़ी से चल करके मेरे कमरे तक आता है और 80 साल का है, और दूसरा 15 साल का बच्चा उठा करके आता है, दोनों में कौन युवा है? तो उन्होंने कहा इसलिए उम्र के चक्कर मत पड़िए, जब आपको सुविधाजनक लगे तब ऑपरेशन कराइए। और मैं ऑपरेशन नहीं कराया, वापस चलाया और आज तक नहीं कराया। ठीक है, और अगर करा लिया होता तो शायद तुरंत ही कर देता, पता नहीं बचता कि मर गया होता भगवान। तो कहने का मतलब यह है कि आपके उम्र का, आपकी युवा और बुजुर्ग होने से कोई मतलब नहीं। आपका उत्साह कितना है, आप में एनर्जी कितनी है, आप में जिंदा दिली कितनी है, आप कितने सकारात्मक हैं, आप कितने किस रूप में समाज को, दुनिया को, राष्ट्र को लेते हैं, कब तक आप अपने को कुछ करने के लायक समझते हैं। और आपसे बताएं, माइंड सेट ही है। आप कभी भी आप देखिए, हम लोगों की जो परवरिश है, हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है अपने घर का देखिए, तो हमारे घर परिवार में आप बड़े बुजुर्ग को देखिए, महिलाओं को देखिए, तो वो 50, 55, 60 साल के होते होते वो अपने दिमाग से बुजुर्ग हो जाते हैं। वो अपना बाहर हो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, कोई उनको बाहर खाना पहुंचा देगा, कोई पानी पहुंचा देगा, और धीरे धीरे लगेंगे मृत्यु का इंतजार करने, कब जल्दी से मर जाएं तो अच्छा हो जाए। आप बाहर देखिए, 70 साल 65 साल किसी टूरिस्ट प्लेस पे आप देखिए सर जा करके, तो 65-70 साल की महिलाएं बिल्कुल बुजुर्ग, टी शर्ट और जीन्स पहने, 25 किलो का बैग भी रख के टप 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 चली जा रही दौड़ते हुए। आखिर उसी उम्र में हमारी माँ बहनें जो हैं वो इंतजार कर रही हैं कि अब मरें तब मरें। ऐसा क्यों हो रहा है? वो हमारा आपका माइंड सेट है। हमको आपको लगता है कि नहीं अब हो गया, जिम्मेदारी पूरी हो गई। अरे आपकी अपनी लाइफ है, उसको जी जिम्मेदारी गई भाड़ में, उसे क्या लेना देना है आपको? तो आप एनएसएस के माध्यम से आप अपने स्वभाव को बदलें, आप अपने व्यवहार को बदलें, आप समाज को देने का भाव अपने मन में पैदा करें। कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि समाज ने आपको क्या क्या दिया, महत्वपूर्ण यह है कि आपने समाज को क्या क्या दिया। हमेशा आप कहते हैं कि अरे उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। अरे आपने क्या किया किसी के लिए, कभी इस पर विचार करो ना। लोग क्या करें इससे क्या मतलब है? और जब देने का भाव होता है तो सबको मिल जाता है, और जब लेने का भाव होता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। किसी को जैसे यहाँ सब लोग तय कर लें कि बगल वाले को 10 रुपया दे दे, तब क्या होगा? सबको 10 रुपये मिल जाएगा। और अभी ये सोचोगे कि हमको अगर हिंदू सर 10 रुपया देते तो अच्छा था, तब किसी को नहीं मिलेगा फिर तो। और देने का सुख अलग है, कभी दे करके देखो। अपने ऊपर 100 रुपया खर्च करने का जो सुख है, 100 रुपया दूसरे को देने का सुख उससे 2-10,000 गुने ज़्यादा है। तुमने कभी दिया नहीं अपने लालच के चक्कर में, इसलिए तुम उस सुख से वंचित हो, तुम्हें पता ही नहीं है कितना सुख मिलता है। एक बार मेरे कहने से देकर देखो, कितने लोग देंगे? हाथ उठाओ। हाँ, एक बार देकर देख लो, चेक कर लो, न सुख मिले तो मुझसे 100 रुपया वापस ले लेना आकर के, ठीक है? तो ये 7 दिन का कार्यक्रम आप बहुत मन से, बहुत अच्छे से करिए। आप कुछ सीखिए, साथ में रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, साफ सफाई करिए। गांव में आपने जिसको गोद लिया है, ईमानदारी से आप जाइएगा। वहाँ गांव में जो आपको दिक्कत लगे, लोगों को समझाइएगा, बताइएगा। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका उन्हें पता नहीं होता है, साफ सफाई के बारे में, नियम कानून के बारे में, जानकारी के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में। और बाकी क्या कार्यक्रम का शेड्यूल है वो निर्धारित है, वो मैडम आपको बताएंगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको 7 दिन के लिए अग्रिम शुभकामना। खूब बढ़िया खाइए, खूब अच्छे से काम करिए, खूब प्रसन्न होकर रहिए। लेकिन एक चीज़, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, आएगी नहीं। हालांकि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी कभी बदमाशी तो स्वभाव में ही है, तो कर जाते हैं। तो बदमाशी वैसी ही करिएगा जो क्षम्य हो, न करिए। इसकी शिकायत सिफारिश नहीं कर रहे हैं। बदमाशी आप नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कैसे?
वो भी गड़बड़ है। बदमाशी करिएगा, लेकिन वो बदमाशी सीमा में हो, मर्यादित हो, क्षम्य हो और उससे बाहर नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।